साथियों, मणिपुर एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार मणिपुर चर्चा में है इंटरनेशनल तरीके से। आप पूछ रहे हैं वो कैसे? आपको याद है अभी रिसेंटली खबर आई कि यूक्रेन ने रशिया पर लगभग 114 ड्रोन से हमले किए। उससे पहले खबर आई थी कि ईरान ने इजराइल के ऊपर ड्रोन चलाए। ड्रोन हमले सुर्खी हैं भाई। ड्रोन आज के जमाने में नया फैशन आ चुका है, मतलब नया प्रकार का वॉरफेयर है कि अगर ड्रोन चलाओगे तो यह माना जाएगा कि आज की तरह से अपडेटेड मतलब युद्ध हो रहा है। मणिपुर में हमारे ड्रोन से हमले हो रहे हैं भाई। कौन कर रहा है? मणिपुर का बॉर्डर म्यांमार से लगता है। क्या म्यांमार की तरफ से हम पर हमले हुए हैं क्या? नहीं। मणिपुर में जो हिंसा जारी थी उसमें एक लेवल अप हो गया है। विद्रोही गुट ड्रोन से हमले कर रहे हैं। और तो और राज्यपाल जहां रहते हैं राजभवन पर पथराव हो रहा है। बड़ी भीषण स्थिति है। मणिपुर जो काफी समय से हिंसाग्रस्त चल रहा था, बीच में उसकी न्यूज इलेक्शन टाइमिंग के बाद में थोड़ा कम हुई थी आना, अचानक फिर से सुर्खियों में आ गया है। चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या परेशानी है असल में, वर्तमान में क्या डिमांड की जा रही है, क्या भारत सरकार का ढीला पड़ना इसकी सबसे बड़ी कारण जिम्मेदारी बना है। क्योंकि जो छात्र वर्तमान में राजभवन पर पत्थर फेंक कर गए हैं, उन्होंने डिमांड यह की है कि केंद्र सरकार यूनिफाइड तरीके से पूरी जिम्मेदारी, चाहे सेंट्रल फोर्सेस की हो या स्टेट फोर्सेस की हो, मुख्यमंत्री के हाथ में दे दे, अपने हाथ में ना रखे। क्योंकि आपने जब से अपने हाथ में जानकारी रखी है तब से हमारे यहां लोग मर रहे हैं। ऐसे में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे सरकार को ही मजबूत कर दो, कम से कम यह हिंसा तो ना हो। क्या चल रहा है आज के सेशन में विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन इतिहास भी बताएंगे और आज भी बताएंगे ताकि आपको पूरी तरह से रिलेट होते हुए वस्तु स्थिति समझ में आए। जस्टिस फॉर मणिपुर हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय मुद्दा बना, हमारी संसद में काफी डिटेल में डिस्कस हुआ। 2023 में जब मणिपुर के अंदर आग लगना शुरू हुई तब उसका सबसे बड़ा कारण था आरक्षण। आरक्षण की आग में मणिपुर झुलसना शुरू हुआ, जो आग आज तक नहीं बुझी है। हेडलाइंस मणिपुर पर यह है कि कर्फ्यू लगा दिया गया है मणिपुर की 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और इंटरनेट बैन कर दिया गया है 5 जिलों के अंदर। ये आज के ताजा अपडेट हैं। ऐसे में मणिपुर को बचाने के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। इंफाल में छात्रों ने 9 सितंबर को राजभवन पर पत्थरबाजी कर दी। ड्रोन हमले के विरोध में रात महिलाओं ने मशाल से जुलूस निकाला कि भैया ड्रोन से हमले हो रहे हैं हम पर। पुलिस क्या कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है? सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी तरफ से पूरा मार्च पास्ट करके बता रही है कि हमने सारी स्थिति कंट्रोल में ली हुई है। क्या है कहानी, विस्तार पूर्वक समझते हैं। देखिए, भारत के पूर्वोत्तर में एक राज्य है, नाम है मणिपुर, जिसके बॉर्डर साझा होते हैं एक तरफ आसाम से, उत्तर में नागालैंड से, दक्षिण में मिजोरम से और पूर्व के अंदर म्यांमार से। ये जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर इसका साझा होता है, यही वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। वो कैसे, अभी बताएंगे। अगर आप मणिपुर के मैप को और जूम करके देखें तो इसकी कुछ बॉर्डर पर लगे हुए जिले ऐसे हैं जिनकी म्यांमार से सीधा बॉर्डर साझा होता है। म्यांमार से बॉर्डर साझा होता है और इस मणिपुर में 3 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, नागा, मैतेई और कुकी। ये 3 जनजातियों में ही असली लड़ाई चल रही है। और वो क्या है? असल में जब हम मणिपुर की चर्चा करते हैं तो मणिपुर में संघर्ष कुकी वर्सेस मैतेई का है। मैतेई अपने आप को एसटी में दर्जा दिलाना चाहती है। इसके लिए यहां की हाईकोर्ट ने परमिशन दी, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। कुकी वर्सेस मैतेई की लड़ाई में पहले जनसंख्या जान लीजिए और फिर इसकी डिटेलिंग समझ लेंगे। मणिपुर की कुल आबादी 38 लाख है, जिसमें से मैतेई 53% है और ये प्लेनर एरिया में रहते हैं। इनकी राजधानी इंफाल में रहते हैं। वहीं जो दूसरी जनजाति नागा और कुकी हैं, ये 40% हैं और ये ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ऐसे में इनके यहां पर ये जो प्लेनर एरिया है, ये जो बीच का जो क्षेत्र है, जो प्लेनर एरिया है, ये मैतेई डोमिनेटेड है और जो पहाड़ी इलाका है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर साझा करता है, ये कुकी डोमिनेटेड है। हिल स्टेशंस पर या हिली क्षेत्रों के अंदर कुकी रहते हैं। अब संघर्ष क्या है वो समझ लेते हैं। संघर्ष को समझने के लिए सबसे पहला कारण जो है वो ये कि मैतेई, नागा और कुकी में मैतेई ज्यादातर हिंदू हैं और नागा और कुकी जो है वो ईसाई धर्म को मानते हैं और एसटी वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाकों में फैली इंफाल घाटी, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से कम है, प्लेनर है, यहां पर मैतेई समुदाय तो बहुतायत में है।
और नागा कुकी की आबादी जो 34% है, यह राज्य के 90% इलाकों में रहती है। मतलब ऐसे समझें कि इनका जो सेंट्रल जो कैपिटल वाला एरिया है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 10% है, वहां पर तो रह रही है मैतेई जनजाति। जनजाति बोलूं, पहले जाति ही बोल लेता हूं, उसके बाद जनजाति की तो लड़ाई चल रही है। और जो कुकी और जो नागा हैं वो पॉपुलेशन में भले ही कम हैं, मतलब मैतेई की तुलना में कम है, लगभग 50% ही है, लेकिन वो 90% जो क्षेत्रफल है इस राज्य का, उस पर निवास करती है। चलिए ये भी सही है। 10% वर्सेस 90%, यानी कि यहां की जो एसटी जनजाति है वो क्षेत्रफल के हिसाब से ज्यादा जगह कवर करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए, मैतेई के जो लोग हिंदू लोग हैं, उन्होंने डिमांड करी कि सर आजादी से पहले भी हम लोग जनजाति माने जाते थे, आजादी के बाद हमें जनजाति मानने से मना कर दिया गया, हमें जनजाति में लाइए। ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जनजाति जो क्षेत्र थे, उन जनजाति क्षेत्रों में ये मैतेई लोग जाकर के अपना घर नहीं बना सकते। मतलब जहां जहां पर एसटी का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में मैतेई के लोग जमीन नहीं खरीद सकते, बिकॉज वो जनजाति नहीं है। लेकिन रिवर्स सुनो, जनजातीय लोग निकल करके इम्फाल में अपना घर बना सकते हैं जहां पर मैतेई रहते हैं। तो जिसके पास 90% एरिया हो और जिसके पास 10% एरिया हो, 10% वाला 90% में प्रवेश नहीं कर सकता, 90% वाला 10% में प्रवेश कर सकता है। अब ये तो हुआ ज्योग्राफिकल क्षेत्र की चर्चा। अब आते हैं रियल पावर के बारे में। जो मैतेई कम्युनिटी है जो इम्फाल में रहती है, ये पढ़ी लिखी है, प्रोग्रेसिव है और राजनीति में इनका बहुत बड़ा होल्ड है। राजनीति में कितना होल्ड है कि लगभग 80 से 85% विधायक इसी कम्युनिटी से आते हैं मणिपुर विधानसभा में। 60 में से 40 के आसपास विधायक इसी कम्युनिटी से चलकर आते हैं। तो फिर एक बड़ा सवाल बनता है कि साहब अगर इतनी बड़ी संख्या में यही लोग बैठे हुए हैं, तो ये अपने लिए नियम क्यों नहीं बदल लेते, खुद के लिए भी लागू कर दें कि साहब हम भी एसटी हैं। यही हुआ। यहां पर मैतेई लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी जनजाति मानो। जनजाति इसलिए मानो ताकि हम लोग भी अपने क्षेत्र को बढ़ा सकें, हम लोग भी जमीन खरीद सकें, हम लोग भी पहाड़ पर जाकर रह सकें। हम प्लेन में दबे हुए हैं, चारों तरफ पहाड़ पर कुकी और नागा बैठे हुए हैं। अब कुकी और नागाओं की क्या कहानी है वो सुनो। मैंने जैसा आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि यहां पर बॉर्डर पर म्यांमार और बर्मा है, म्यांमार या बर्मा जिसको पुराने नाम से जानते थे। कुकी लोगों के बारे में मैतेइयों का मानना है कि ये लोग यहां के ओरिजिनल निवासी नहीं हैं। तो बोले फिर, बोले यहां के राजा अंग्रेजों से लड़ाने के लिए कुकियों को अंदर लाए थे और वो कुकी पहाड़, यहां पर पहाड़ी इलाका है पूरा, बोले इन्हीं पहाड़ियों पर आकर के कुकी लोग बस गए और तब से वो लोग वापस म्यांमार नहीं लौटे। इसीलिए कई बार आपने देखा हो कि म्यांमार में जब सेना कोई हमला करती है तो बड़ी संख्या में लोग शरण लेने के लिए मणिपुर में एंट्री कर जाते हैं। और मणिपुर के इन पहाड़ी क्षेत्रों में, मतलब ये वाला जो एरिया है ना, ये म्यांमार और भारत के बीच में खुला बॉर्डर है, आराम से आना जाना है और यहां से लोग इसीलिए अंदर चले आते हैं। अच्छा, अब एक और बात सुनिए, इस क्षेत्र में कुकी लोग रहते तो हैं ही, साथ में ही अगर आपको जानकारी हो तो दुनिया में 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो कि अफीम उत्पादन के लिए कुख्यात हैं, हेरोइन उत्पादन के लिए कुख्यात हैं। एक है गोल्डन क्रिसेंट जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के साथ बनता है, और एक है गोल्डन ट्रायंगल जो बनता है म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और चाइना के नीचे वाले बॉर्डर पर। उसी म्यांमार के साथ ये बॉर्डर साझा करते हैं। असल मायने में जो हेरोइन का उत्पादन और अफीम का उत्पादन इन क्षेत्रों में होता है, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया बॉर्डर पर, वही उत्पादन इन क्षेत्रों में भी हो रहा है, ऐसा मैतेई लोगों का आरोप है। इनका कहना है कि जिन जंगली क्षेत्रों में एंट्री अलाउड नहीं है मैतेई की, वहां पर कुकी लोगों ने पहाड़ों पर कब्जा भी कर लिया और यहां पर अवैध रूप से अफीम और इलीगल जो ड्रग्स हैं उनका उत्पादन किया जा रहा है। इस बात में दम क्यों लगता है? इस बात में दम इसलिए लगता है क्योंकि आज जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूं उसमें इन्हीं कुकी लोगों ने ड्रोन से मैतेइयों पर हमला किया है। मतलब ये सोचिए कि ये अपने आप में इतने पावरफुल हो गए हैं कि ये ड्रोन भी
खरीद पा रहे हैं। और ऐसे में ड्रोन से हमला होना आधुनिक वॉरफेयर का टाइप माना जाता है। यह बिना पैसे के कैसे संभव है, बिना विदेशी सहायता के कैसे संभव है, बिना किसी विदेशी ताकत की सहायता के इनको कैसे कोई विदेशी उपकरण मिल सकता है, यह सोचने का विषय है। मणिपुर में हाल ही में भड़की हिंसा में जो मैतेई समूह है, उनके कुछ लोग 1 सितंबर के आसपास कुकी लोगों के द्वारा किए हमले में मारे गए थे। उसी के विरोध में यहां पर तब से प्रदर्शन हो रहा है। अब इसको पूरा डिटेल में लेते हुए आगे चल लो। मैंने ब्रीफ में आपको सारी की सारी कहानी बता दी है। 1949 में जब विलय हुआ था, उससे पहले मैतेई जनजाति का दर्जा रखते थे। उसके बाद से ये लगातार मैतेई का दर्जा मांग रहे हैं। तो क्या इनका दर्जा मांगना पूरा हुआ? मतलब मैतेइयों का जो मांगना था कि साहब हमें भी दर्जा दो, इनका पूरा हुआ। कब हुआ? जब इनके यहां पर हाई कोर्ट ने इनकी सरकार को कहा पिछले साल लगभग मई के अराउंड कि मैतेइयों को भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। उसके बाद में मैतेई और कुकी के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो गया। ठीक है, क्योंकि यहां के हाई कोर्ट के द्वारा जब यह आदेश दिया गया कि एसटी के वर्ग में मैतेई को भी शामिल कर लिया जाए, उसके बाद से यहां पर बवाल हो गया है। ठीक है, तो मैतेई मणिपुर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस, ये अप्रैल 26, 2020 की खबर देख रहे हैं। मैतेई लोग 2019 में भी प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। जनवरी 23 में भी दिख रहे हैं कि ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें एसटी में ले आओ। और अप्रैल 20, 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट अनाउंसमेंट करती है कि मैतेई कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में डाल दो। तो यानी कि मैतेई की जो इतने लंबे समय से डिमांड चल रही थी कि हमें शेड्यूल ट्राइब में लेकर आओ, वो पूरी हो जाती है और ये लोग 2023 में शेड्यूल ट्राइब के अंदर शामिल कर लिए जाते हैं। डन हो गया यहां तक। उम्मीद है सभी को यह बात समझ में आ गई होगी कि कैसे ये लोग ट्राइब में शामिल हुए। लड़ाई कहां से शुरू हुई? तो आंसर है यहां से शुरू हुई। इससे पहले लगातार डिमांड में लोग बाहर निकले हुए थे, लगातार डिमांड कर रहे थे, सब चल रहा था। लेकिन अचानक 2023 के बाद में यह डिमांड बड़ी निकल कर आती है। और यह बड़ी डिमांड किस बात की होती है कि साहब हम लोग जो हैं मणिपुर हाईकोर्ट को, जब से मणिपुर हाईकोर्ट कहती है कि मैतेई को भी एसटी में शामिल कर दो ताकि इन लोगों को भी वही राइट मिल जाएं जो इनके पुराने राइट थे, इस बात के बाद में दोनों के बीच में हिंसा शुरू हो जाती है। यानी पिछले साल जो हिंसा शुरू हुई जिसमें ये लोग आमने सामने आए, वो हाईकोर्ट के आदेश के बाद आए। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये तो आजकल ऐसा हो गया? बांग्लादेश में भी तो यही हुआ था। हाईकोर्ट का आदेश हुआ, उसके बाद जनता आमने सामने हो गई। हाईकोर्ट ने कहा रिजर्वेशन दे दो, हिंसा शुरू हो गई। यहां पर कहा रिजर्वेशन दे दो, हिंसा शुरू हो गई। तो दुनिया में और अपने भारत में अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है आंदोलनों का और आपसी संघर्ष का। यह वही समय था, उस समय यहां पर इंटरनेट को बंद किया गया था, धारा 144 लगाई गई थी और उस समय हिंसा की सबसे बड़ी जो वजह निकल कर आई थी उसमें मैतेई को एसटी का दर्जा देना ही था। लेकिन यहां की सरकार ने भी उस समय एक कानून पर काम करना शुरू किया और उसने क्या कहा? सरकार ने कहा कि जैसी सूचनाएं आ रही हैं कि कुकी लोगों ने पहाड़ों पर जो जंगल हैं उनमें कब्जा करके उसमें अवैध रूप से अफीम का इनका उत्पादन शुरू कर दिया है। सरकार ने इस बात को तो ऑन पेपर नहीं माना, लेकिन सरकार ने दूसरा काम कर दिया और वो क्या है? मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021 लॉन्च कर दिया, जिसमें जितने भी जंगल सरकारी जमीन है उस पर अगर किसी ने कब्जा किया हुआ है तो उसे खाली कराने का काम। अब इस बात से कुकी लोग भड़क उठे कि साहब हमारा जंगल है, हमसे इसे खाली क्यों कराया जा रहा है? हम इस जंगल के संपूर्ण राजा हैं, इसमें हम रह सकते हैं। अब सरकार ने फॉरेस्ट विभाग से कहा कि जंगल खाली कराओ, तो इस बात में फॉरेस्ट विभाग और कुकियों के बीच में खूब लड़ाइयां हुई। मतलब इनने कहा कि हम तो आदिवासी हैं, हमसे कोई जंगल कैसे खाली करा सकता है? अब ऐसे में कुकियों ने इस बात को सुनने के बाद 2008 में जो केंद्र सरकार के साथ समझौता किया था कि हम लोग अब हिंसा छोड़ देंगे, उस समझौते को तोड़ दिया। बोले अब नहीं मान रहे हम आपके साथ पुराना समझौता, हम समझौता तोड़ रहे हैं। बस इसके बाद यहां पर संघर्ष शुरू होता है और यह संघर्ष जो है वो पूरी तरह से कुकी वर्सेस मैतेई होने लगता है। ऐसे में सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 3 मई 2024 तक, यानी लगभग 1 साल के भीतर 221 लोग मारे गए और 60,000 लोग विस्थापित हो गए। यह आंकड़ा मणिपुर हिंसा का है मई तक। अब आज की चर्चा क्यों है? आज की चर्चा इसलिए है क्योंकि आज इसी मंगलवार को छात्रों का हिंसक प्रदर्शन हुआ जो सुरक्षा बलों से झड़प कर रहे थे और जानकारी निकल कर आई कि केंद्र के द्वारा मणिपुर में 2000 और सीआरपीएफ के जवान भेजने का निर्णय हुआ है और छात्रों के द्वारा राजभवन पर पत्थरबाजी की गई है।
इसके पीछे का कारण क्या रहा? तो आंसर निकल कर आया कि 9 सितंबर की रात को मैतेई समुदाय की महिलाओं ने ड्रोन हमले का विरोध किया था। अब ये ड्रोन हमले की क्या कहानी है, थोड़ा पीछे चलते हैं, इसी सितंबर 1 के अराउंड पहुंचते हैं। असल में होता क्या है, ये पूरी इंटरनेशनल खबर बन चुकी है। फिर से यहां पर जो भी हुआ है वायलेंस का, वो पूरा खबर बन चुका है। हुआ क्या था, हुआ क्या साहब, कि मणिपुर के अंदर सितंबर 2 की हेडलाइन बनती है कि 2 लोगों को गन फायर में और ड्रोन हमले में मौत हो जाती है। यह खबर जैसे ही मणिपुर के अंदर निकलकर आती है कि साहब ड्रोन हमला हुआ है और 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक महिला, उसके साथ में कुछ और 4 लोग घायल होते हैं। और इस हमले में जो लोग मारे गए वो कौतरुक विलेज ग्राम पंचायत के, मतलब कौतरुक ग्राम पंचायत जो कि इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, वहां से बिलोंग करते थे। तो इधर देखो, यहां पर इम्फाल है, ये इम्फाल ईस्ट है और यहां पर इम्फाल वेस्ट है। इम्फाल वेस्ट वाला जो क्षेत्र है ये असल में मैतेई क्षेत्र है। इस मैतेई क्षेत्र में हमला होता है, यहां पर 4 लोग घायल, 2 लोगों की मौत होती है। आरोप लगता है कि कुकियों ने ड्रोन से हमला किया है। बस इस क्षेत्र में अचानक हुए हमले, जो कि मई के बाद से लगभग चर्चा में नहीं आ रहे थे, इस हमले से फिर से दंगे भड़क उठे। लोगों ने सबसे बड़ी बात जो निकाली वो ये कि ड्रोन से हमला हो गया साहब, और ऐसे में लोगों का घायल होना ड्रोन हमले से, ये बड़ी चर्चा का विषय बन गया। और तो और यहां के एक पूर्व सीएम के घर पर रॉकेट से हमला हो गया। ऐसे ही 7 तारीख के दिन यहां पर जिरीबाम नामक जगह पर 2 और हमले हुए, जिसमें संदिग्ध जो हैं वो पहाड़ी उग्रवादियों के एक घर में घुसकर बुजुर्ग को सोते समय गोली मारते हैं। ये झगड़े फिर से यहां पर उग्र हो जाते हैं। मतलब हद ये है कि आप देखें तो यहां पर आपको ऐसे एविडेंसेस मिल जाएंगे जो रॉकेट अटैक को बता रहे हैं। आप सोचें कि जब दंगे हो रहे हों तो लाठी भाटा जंग तो अपन ने पूरे देश में कहीं ना कहीं सुना होगा। पत्थरबाजी हुई, पत्थर के साथ साथ डंडे चले, भाई रॉकेट चले हुए दिख रहे हैं, ड्रोन चले हुए दिख रहे हैं। मणिपुर को जितना लाइटली आप लोग ले रहे हैं, इतना लाइटली है नहीं। जितना हमारे देश की राजनीति में कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, हमारी संसद पर जो चर्चा हो रही है, उससे बड़ी चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि मणिपुर में हमला करने वालों के पास रॉकेट कहां से आ रहा है, ड्रोन कहां से आ रहा है। इस पर चर्चा कौन करेगा, इस पर चिंता कौन व्यक्त करेगा कि इन लोगों के पास, यार आदिवासियों के पास में रॉकेट और ड्रोन आ गए। ये आदिवासी हैं कि आतंकवादी हैं, विचार करने योग्य है। हमारे देश में घुस करके केवल ये कि भाई ये पाकिस्तान से नहीं आए, इसलिए अगर आप ये कह रहे हो कि यहां पर आतंक नहीं है तो आप गलतफहमी में जी रहे हो। ये ऐसे रॉकेट तो आप जम्मू कश्मीर में भी शायद देखने को ना मिले। इतने बड़े बड़े रॉकेट आप देखें, ड्रोन से हमले जो कि आप सुन रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के युद्ध में यूज किए जा रहे हैं, वो हमले यहां पर हो रहे हैं। भाई फोर्सेस को ड्रोन को रोकने के लिए मशीन लेके खड़ा होना पड़ रहा है कि अगर ड्रोन कोई दिखेगा उड़ता हुआ तो उसको हवा में ही मार गिराया जाएगा। मतलब ड्रोन को टारगेट करने के लिए मैपिंग की जा रही है। आप देखें यहां पर ड्रोन को टारगेट करने के लिए ये ड्रोन उड़ रहे हैं, तो ड्रोन को टारगेट करने के लिए कि भाई ड्रोन से हमला ना हो, सीआरपीएफ पूरे क्षेत्र की निगरानी कर रही है। ये देखें आप, ड्रोन से लड़ने के लिए भाई एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जा रहे हैं कि भाई ड्रोन का हमला ना हो जाए, कि मजाक थोड़ी चल रहा है। तो मजबूत एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। अब लोगों का कहना यह है कि भाई राज्य सरकार की ताकत बढ़ाइए, मुख्यमंत्री की ताकत बढ़ाइए। ऐसे में जो यहां के सीएम वीरेंद्र सिंह हैं, उन्होंने गवर्नर लक्ष्मण आचार्य को 8 सूत्री मांगों की एक लिस्ट दी है, जिसमें कहा गया है कि सरकार को पावर और जिम्मेदारियां दीजिए। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सरकार को पावर देने की बात क्यों हो रही है, ऐसा क्या है जिसमें सरकार को पावर कम लग रही है? क्या यहां की राज्य सरकार के पास पावर नहीं है क्या? बिल्कुल सही बात है। यहां पर ध्यान से सुनने योग्य बात यह है कि यहां पर सीएम के द्वारा डिमांड किया गया कि एक तो कुकी उग्रवादियों के साथ जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौता कर रखा है ना, उसको बंद किया जाए। दूसरा, सिक्योरिटी फोर्सेस की पूरी ताकत से कुकी उग्रवादियों पर कार्रवाई करें। इसके अलावा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी की प्रक्रिया जल्दी से शुरू की जाए और अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का प्रयास किया जाए। मुख्यमंत्री ने खुद राज्यपाल को पत्र लिख करके अपनी तरफ से ये 5 मांगे मांगनी है कि साहब हमको ये चीज दो। अब ये क्या मांगे हैं इनको समझो, इससे आप इस बात की गहराई समझ पाओगे। देखो,
मणिपुर मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह यूनिफाइड कमांड की मांग करते हैं। यूनिफाइड कमांड का मतलब समझो, देखो हर राज्य सरकार के पास अपनी पुलिस होती है, लेकिन मणिपुर जहां पर अफस्पा भी चलता है, सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी भेजी हुई हैं, यहां पर बॉर्डर भी लगता है तो आईटीबीपी भी खड़ी होती होगी, एसएसबी खड़ी होती होगी। ऐसे में यहां पर जो फोर्सेस बाहर से आकर के सुरक्षा कर रही हैं अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की, नंबर एक आंतरिक सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ, राज्य सरकार की अपनी सुरक्षा, ऐसे में इन सब के बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। इसके लिए कहा गया है कि यूनिफाइड कमांड दी जाए। यूनिफाइड कमांड मतलब सब लोग इंटीग्रेटेड तरीके से काम करें। पता चले कि सीआरपीएफ वालों को, सीआरपीएफ वाले कह रहे हैं कि हमको तो ऊपर से आदेश आएगा तब मानेंगे, हम राज्य की मानेंगे ही नहीं। ऐसा होता भी है क्योंकि सीआरपीएफ जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन। मुख्यमंत्री की बात ही नहीं माननी, बोले नहीं मानेंगे, हमको ऊपर से आदेश नहीं है गृह मंत्रालय की। अब अच्छा, उधर से मान लीजिए सीआरपीएफ का कोई डीजी है, वो आकर के बोल रहा है राज्य सरकार की पुलिस को कि भाई तुम यहां पर ये क्यों कर रहे हो, ऐसे करो, बोले नहीं मानेंगे, मुख्यमंत्री से कहलवाओ। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। जब काम एक है तो कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम हो, तो यूनिफाइड कमांड की मांग करी है सीएम ने, नंबर एक। दूसरा कहा गया है कि संविधान के अनुसार राज्य सरकार को पावर और जिम्मेदारियां और दी जाएं ताकि हम उस चीज से बढ़िया से निपटें। और जो कुकी उग्रवादियों के साथ आपने समझौता किया हुआ है, उन्होंने तो तोड़ दिया, आप भी तोड़ ही दो, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते को तोड़ दो ताकि हम इनके साथ में वैसा ही बर्ताव कर सकें जैसे ये कर रहे हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लागू किया जाए कि बता भैया यहीं का रहने वाला है कि बाहर से आया है। अगर म्यांमार से बॉर्डर क्रॉस करके आया है, यहां का तू ओरिजिनल नहीं है तो वापस जा, नहीं तो यहां पर अवैध प्रवासी माना जाएगा। और ऐसे में एनआरसी की यहां पर मांग की जा रही है। और बॉर्डर इलाके पर कंप्लीट बाड़ेबंदी की जाए ताकि म्यांमार से घुसकर के यहां पर हमले करने लोग ना चले आएं, और जब इन पर कार्रवाई हो तो ये वापस म्यांमार में ना घुस जाएं। ये अपने आप में एक बड़ी डिमांड है। उम्मीद है कि आपको सीएम की लाचारी समझ में आती होगी और यह समझ में आता होगा कि मणिपुर की जो कहानी है वो इतनी आसान नहीं दिखाई देती जितनी राष्ट्रीय राजनीति में सुनाई जाती है।